हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक 1 हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो भाई, किसी भी चीज को मैनेज करना उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग वहां पे काम करते हैं, या फिर जो उसका ओनर है, या फिर जो चीजें यूज होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जितने अच्छे तरीके से मैनेज रहेगी ना, उतनी अच्छी वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी, उतना अच्छा वो प्रॉफिट कमाएगी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, और हर चीज को इस्तेमाल करना या फिर उसको अच्छे से मैनेज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कुछ काम कराना। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कुछ काम कराने का, विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो इसका मतलब क्या होता है। सपोज ये एक गोल है जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है। अब ये जो गोल है ना, ये कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, या सोसाइटी के लिए कुछ करना हो सकता है, या और भी कोई भी गोल हो सकता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये जो गोल अचीव करना है, इसको ये अचीव करने में हेल्प हो जाएगी अगर इसका क्या मैनेजमेंट क्या होगा, अगर इसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो क्या हुआ, मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या है, देखो इफेक्टिवली का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ गोल विद इन टाइम। जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि आप होमवर्क करके ले आना, एक दिन का टाइम आपके पास है, एक दिन का टाइम क्या है, होमवर्क करने के लिए है, और आपने एक दिन में होमवर्क कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब आपने इफेक्टिवली वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, एफिशिएंटली रेफर्स टू द कंपटीशन ऑफ अ गोल विद मिनिमम टाइम, कंप्लीशन ऑफ अ गोल विद मिनिमम कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज मैंने आपसे कहा था ये होमवर्क में ना आपके कुछ पैसे खर्च होंगे, मैक्सिमम आपके 100 रुपीज खर्च हो सकते हैं। आपने इसको क्या किया, आपने 90 रुपीज में इसको कंप्लीट कर दिया। तो आप क्या है, आप एफिशिएंट भी हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है, मतलब कि विद इन टाइम, कोई भी चीज को टाइम में पूरा करना। और एफिशिएंट का मतलब विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में किसी भी चीज को पूरा करना। तो अब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करना है, कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में कोई भी काम फिनिश करना है, जिससे कि वो और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाए। अब देखते हैं इसका टॉपिक 2 क्या आता है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाते हैं, यहां पे भी हमने देखा मैनेजमेंट को हम क्या लाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाई, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाके हमें क्या अचीव करना था, गोल अचीव करना था। तो ये चीज यहां पे लिखी है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट से हम क्या करना चाहते हैं, गोल को अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। अब ये जो यूनिवर्सल है ना, इसका मतलब बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से गलत समझ लेते हैं। कैसे, देखो मैनेजमेंट का यूनिवर्सल मतलब क्या समझते हैं बच्चे समझते हैं कि मैनेजमेंट एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह है। पर अगर कभी आप मेरे रूम में आओगे ना, तो हर चीज बिखरी पड़ी रहती है, वहां पे मैनेजमेंट नहीं है। तो ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह है। तो इसका मतलब ये नहीं होता मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, परवेसिव है, इसका मतलब मैनेजमेंट हर जगह है, ये इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट जहां पर भी अप्लाई होता है, मैनेजमेंट जहां पर भी अप्लाई होता है, सेम तरीके से अप्लाई होता है। जैसे मैनेजमेंट अगर यूएसए में अप्लाई होगा तो भी सेम तरीके से होगा, इंडिया में अप्लाई होगा तो भी सेम तरीके से होगा। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जहां पर भी मैनेजमेंट अप्लाई होगा सेम तरीके से होगा। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के अलग अलग डायमेंशन होते हैं। जैसे मैनेजमेंट को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट को सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है जो कंपनी के अंदर काम हो रहा है उसका ध्यान रखना पड़ता है, जो कंपनी के अंदर पीपल्स हैं उसका मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ता है, और मैनेजमेंट के जो ऑपरेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसका ध्यान भी क्या रखना पड़ता है, मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। तो मैनेजमेंट सिर्फ एक तरफ काम नहीं करता, मैनेजमेंट अलग अलग टाइप से काम करता है। कैसे, सबसे पहले वर्क का ध्यान रखेगा, पीपल का ध्यान रखेगा, और ऑपरेशंस का भी ध्यान रखेगा। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो आपने सपोज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाए, और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाके आपका काम खत्म हो गया, अब आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे नहीं है। जो मैनेजमेंट है ना, वो आपको लाना पड़ेगा, फिर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से उस मैनेजमेंट को लाना पड़ेगा, फिर
फिर यूज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट को आपने एक बार परफॉर्म कर लिया, सपोज आपने मैनेजमेंट को एक बार अच्छे से कंपनी के अंदर लगा दिया, अब आपका काम खत्म हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के ऊपर आपको कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा, हर साल, हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपको काम करना पड़ेगा मैनेजमेंट पे, जब जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंसान होगा तो वो तो आराम से मैनेज कर लेगा, लेकिन मैनेजमेंट हमें कहां जरूरत होती है, जहां पे ग्रुप में काम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैनेजमेंट को कैसे, ग्रुप में एक्टिविटी है, मैनेजमेंट को ग्रुप में हमें यूज करना पड़ता है, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाए। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। देखो, जो हमारा एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट, वो क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअसली ना चेंज होता रहता है। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अब सपोज पहले कौन सा फैशन था, पहले था जीन्स का फैशन था, अब ट्राउजर्स का फैशन आ गया। तो ये जो जीन्स से ट्राउजर का फैशन हुआ, ये क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो क्या हुआ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो उसकी हेल्प कौन करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब जो अपने आप को चेंज कर सके। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट अपने आप को चेंज करता है। अगर कभी जीन्स का फैशन है तो जीन्स पे, और अगर ट्राउजर का फैशन है तो ट्राउजर पे मैनेजमेंट अपने आप को चेंज करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगी, उसके हिसाब से चेंज होती चली जाएगी। इसके बाद मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर। कभी आपने मैनेजमेंट को देखा है नहीं, लेकिन आप मैनेजमेंट को फील जरूर कर सकते हो। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल होता है इन नेचर, यानी कि मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, लेकिन मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हो। तो ये क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखते हैं टॉपिक 3 क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को अपने अंदर लाएगी, क्या अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए। तो ये वाले गोल कौन कौन से हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। जो यहां पे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को अपने अंदर लाएगी कुछ गोल अचीव करने के लिए। अब ये वाले गोल कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉफिट ही चाहिए होगा ना, और भी एक दो चीज चाहिए होगी, लेकिन सबसे मेन चीज क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसके बाद हम क्या अचीव करना चाहते हैं मैनेजमेंट से, दूसरा सोशल गोल। सोशल यानी कि सोसाइटी के लिए। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लिए तो प्रॉफिट कमा पा रही है, इनफ प्रॉफिट कमा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकती है। तो सोशल गोल यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए कुछ करना। और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबका पर्सनल गोल, उन सबका भी पर्सनल गोल होगा ना। किसी एम्प्लॉय का हो सकता है कि मेरे को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, किसी को हो सकता है कि मुझे बॉस बनना है, मुझे खुद की कंपनी खोलनी है, वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, ये जो पर्सनल गोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉय के, उसको सेटिस्फाई करना भी क्या होता है, मैनेजमेंट के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। कैसे, हर किसी को इवेल्युएट करके कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस हिसाब से हम उसकी सैलरी वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। सबसे पहले, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्यों लाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गोल को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है, क्या अचीव करने में, गोल को अचीव करने में। इसके बाद मैनेजमेंट इंप्रूव एफिशिएंसी। देखो, सपोज पहले क्या होता ना, पहले जो एक दिन में 100 यूनिट सामान बनता था, एक दिन में 100 यूनिट की प्रोडक्शन होती थी, एक दिन में 100 यूनिट की प्रोडक्शन होती थी। पर इसका यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे एक चीज देखने वाली थी, जो सामान था, जो भी चीजें थी, वो क्या था, बिखरा होता था। बिखरा होता था मतलब इधर उधर रखा होता था, कोई चीज कहीं रखी है, कोई चीज कहीं रखी है, टाइम पे मिल नहीं रही, वगैरह वगैरह। अब हमने क्या किया, हमने इस सामान को मैनेज कर दिया, इस सामान को क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। अब यहाँ पे 1000 यूनिट की प्रोडक्शन होने लगी एक डे में। तो हमने क्या देखा, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को लाते हैं ना, तो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है एफिशिएंसी इंप्रूव करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की।
इसके बाद मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने देखा था, जो हमारा एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो क्या हो रहा है, वो चेंज होता रहता है। कभी जीन्स की डिमांड आ जाती है, कभी ट्राउजर की डिमांड आ जाती है, कभी किसी चीज़ की डिमांड आ जाती है, कभी किसी चीज़ की डिमांड आ जाती है। तो क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उस डिमांड के अकॉर्डिंगली पॉपअप करने के लिए, उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके बाद मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो भी लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गए जो उसके अंदर काम करते हैं, जैसे एम्प्लॉइज हो गए, एम्प्लॉइज क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। अब इनके भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गए, तो उनको सेटिस्फाई कराने में कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट कभी कभी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी हेल्प कर देता है। हमने क्या पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो, अगर किसी भी चीज का आपको नेचर देखना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा वो तीनों चीजों में से कौन सी होती है, वो आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है। वो आर्ट है, साइंस है, या फिर प्रोफेशन है। तो हम देखते हैं कि आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, कौन, मैनेजमेंट। हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर कौन से होने वाला है, मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट एज आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है, थियोरिटिकल नॉलेज, यानी कि बुक के अंदर आपकी नॉलेज लिखी होती है, ठीक है। आर्ट के अंदर क्या होता है, आपको कैसे पेंटिंग करनी है, कैसे अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करना है, वो सब क्या लिखा होता है, बुक्स के अंदर लिखा होता है। आपकी क्या होती है, थियोरिटिकल नॉलेज होती है, ठीक है। पर्सनल एप्लीकेशन। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एक इंसान की आपको फोटो बनानी है, तो दो अलग अलग लोग एक इंसान की फोटो अलग अलग टाइप से बना सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कोई काला बना देगा, कोई थोड़ा गोरा बना देगा। तो आर्ट के अंदर क्या होता है, हर कोई अपने आप को अलग अलग टाइप से क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। पर्सनल एप्लीकेशन आर्ट के अंदर आती है। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक बुक पढ़ ली, आपको आर्ट आ गई। जितनी ज्यादा आप आर्ट बनाते चले जाओगे, उतनी ज्यादा आपकी आर्ट अच्छी होती चली जाएगी। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है या नहीं। देखो, मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है भाई। मैंने आप जो आपके हाथ में बुक है बिजनेस स्टडीज की, वो क्या है, वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो है। मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। पर्सनल एप्लीकेशन, हाँ यार, मैनेजमेंट को भी जो जितना ज़्यादा अलग अलग तरीके से लगाएगा, मैनेजमेंट को भी तो अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान लगाएगा। कोई ऐसा करेगा कि 10 डिपार्टमेंट बना दिए, कोई कहेगा कि लेकिन 5 डिपार्टमेंट बनाऊंगा, 5 में लोग ज़्यादा कर दूंगा। तो हर कोई क्या कर सकता है, मैनेजमेंट को अपने हिसाब से लगा सकता है, ठीक है। ये एक पॉइंट भी टिक हो जाता है। इसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो जितना ज्यादा मैनेजमेंट करता चला जाएगा, उसको उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, राइट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं साइंस का मतलब क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज। साइंस के अंदर भी क्या होती है, थियोरेटिकल नॉलेज होती है। चीजें क्या लिखी होती है, बुक के ऊपर लिखी होती है, इंटरनेट के ऊपर लिखी होती है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट। जो साइंस है ना, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनता है। अब आपको पता है जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है या फिर ग्रेविटी वगैरह है, ये क्या होता है, ये सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है सामने। तो आर्ट के साइंस क्या होती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनती है। इसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब साइंस जहां पर भी लगती है ना, सेम तरीके से लगती है, ठीक है। अब हमने साइंस का मतलब देखते हैं। अब देखते हैं मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज होती है, हाँ होती है, हमारे हाथ में बुक है। मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट से बना है, हाँ मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट से तो बना है। अब मैनेजमेंट जो आपकी बुक है वो कैसे बनी होगी, लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जब भी तो पता चला ना, हाँ भाई यार ऐसे मैनेजमेंट हो सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जहां पर सपोज किसी कंपनी में 5 डिपार्टमेंट है, तो दूसरी कंपनी में भी 5 होंगे, नहीं दूसरी में तो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। अब आपने देखा होगा फीचर में तो यूनिवर्सल लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या होता है, ये कभी कभी बीच बीच में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, लेकिन क्या होता है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे 1-2 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, लेकिन 3 सेटिस्फाई नहीं हुए। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन हाफ साइंस है, थोड़ा साइंस है, थोड़ा साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट परफेक्ट साइंस। साइंस तो है, लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है, ओके। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैनेजमेंट साइंस है भी और नहीं भी। इसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशंस। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज। प्रोफेशन के अंदर भी क्या होती है, थियोरेटिकल नॉलेज। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब जो प्रोफेशन होता है ना, उसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। जैसे डॉक्टर हर कोई बन सकता है, इलाज हर कोई कर सकता है, नहीं बन सकता। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको प्रॉपर डिग्री चाहिएगी, MBBS की डिग्री चाहिएगी, लाइसेंस चाहिएगा, जब भी वो डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएट। जो प्रोफेशनल एसोसिएट होती है, जैसे किसी को CA बनना है, अब CA कोई डायरेक्टली बन सकता है, नहीं
नहीं, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ICAI का मेंबर बनना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये क्या है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इसका क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा, अगर आपको एक प्रोफेशनल इंसान बनना है तो। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो क्या होता है ना, सपोज ये CA है, ये क्या करता है, कंपनी में जाके ऑडिट करता है। अब ये ऑडिट अपनी मर्जी से कर लेता है, नहीं, इसके पास क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो इसको कौन देता है, ICAI देता है, इसको कोड ऑफ कंडक्ट देता है प्रॉपर्ली कि आपको इस तरीके से क्या करना है, ऑडिट करना है। तो क्या होता है, प्रोफेशनल इंसान के पास क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसके बाद सर्विस मोटिव, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक सर्विस मोटिव एक्टिविटी है, यानी कि मैनेजमेंट एक सर्विस देती है। ये जो CA है, आपने देखा होगा, ये CA जॉब नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं होते। जो CA होते हैं वो खुद की प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब ये जॉब नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये दूसरों को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा मैनेजमेंट इनके कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करता है। थियोरेटिकल नॉलेज, हाँ यार, थियोरेटिकल नॉलेज तो मैनेजमेंट के अंदर होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट को कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कोई किसी का मेंबर बनना पड़ेगा, कुछ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है ही नहीं, इसका मतलब ये पॉइंट नहीं है। इसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएट, मैनेजमेंट का कोई प्रोफेशनल एसोसिएट होता है, कोई भी नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट, मैनेजमेंट को इसी तरीके से लगाना है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इलीगली आप कर सकते हो मैनेजमेंट को, बिल्कुल कर सकते हो, आपका जैसा मन करे ऐसे लगाओ, आप इस बुक में से लगाओ मत लगाओ, आप कोई नई बुक बना दो मैनेजमेंट की, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। इसके बाद सर्विस मोटिव, क्या मैनेजमेंट के थ्रू आप सर्विस देते हो, नहीं, मैनेजमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होता है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, अनसेटिस्फाइड। तो हम ये बोल सकते हैं, इसका एक सेटिस्फाइड है, इतने सारे अनसेटिस्फाइड है, हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट आर्ट, हाँ है, मैनेजमेंट साइंस है और नहीं भी, यानी कि नॉट परफेक्ट साइंस, और मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। अब देखते हैं अगला, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स आसान है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। मैनेजमेंट के अंदर कितने लेवल होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, टॉप लेवल क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन डिसीजन होंगे ना, वो कौन लेगा, टॉप लेवल लेगा। क्या पॉलिसीज है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब क्या करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। टॉप लेवल में कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन वगैरह वगैरह। इसके बाद मिडिल लेवल, मिडिल लेवल इंप्लीकेशन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स ऑफ पॉलिसीज। ये जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है ना, इसको इंप्लाई कौन करेगा, कौन इंप्लाई करवाएगा कि मैनेजमेंट की ये वाली पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आ रही है या फिर काम नहीं आ रही, इसका ध्यान कौन रखेगा, इसका ध्यान रखेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन होते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर वगैरह वगैरह। इसके बाद लोअर कौन होते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अब ये जो पॉलिसीज बनी थी ना, देखो ये जो पॉलिसीज बनाई किसने थी, टॉप लेवल ने। उनको ध्यान किसने रखा कि मैनेजमेंट की कंपनी के अंदर ये पॉलिसीज लग रही है नहीं लग रही, मिडिल लेवल ने। लेकिन उसको यूज कौन करेगा, उस पॉलिसीज को यूज करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट, जैसे सुपीरियर, सुपरिटेंडेंट या फिर जो एम्प्लॉइज, लेबर वगैरह होते हैं वो। तो टॉप लेवल पॉलिसी बनाएगा, मिडिल लेवल उनको एग्जीक्यूट कराएगा और लोअर लेवल उनको एग्जीक्यूट अपने ऊपर करेगा। इसके बाद होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अलग अलग चैप्टर आएंगे, उसमें आप ध्यान से पढ़ोगे। बस यहाँ पे बेसिक नॉलेज ले लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर आपको प्लान बनाना है कि आपको क्या क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी, उन चीज़ों को क्या करना है, इकट्ठा करना है। स्टाफिंग के अंदर अब जो भी काम करना है वो अकेले तो होगा नहीं, एम्प्लॉइज चाहिए, तो एम्प्लॉइज आपको लाने पड़ेंगे, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। और डायरेक्टिंग के अंदर क्या करोगे, डायरेक्टिंग के अंदर ये जो थिंग्स है ये आपको करनी है, ये हाउ कैसे होंगी वो सब आप इन एम्प्लॉइज को बताओगे। ये जो चीज़ें आपको करनी है ये कैसे होंगी वो सब क्या करोगे, आप एम्प्लॉइज़ को बताओगे। और कंट्रोलिंग के अंदर कोई काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर आपको अपना प्लान चेंज करना है वो सब कहाँ करोगे, कंट्रोलिंग के अंदर करोगे। इनके प्रॉपर्ली आपको चैप्टर्स मिलेंगे आगे, उसके अंदर आप इन सबको प्लानिंग, सब चीज़ों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग को ढंग से पढ़ोगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। अब मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना, यार चीज़ों को मैनेज करना। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये क्या होता है, अगर लोगों के अंदर चीज़ें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें मैनेज हो जाएंगी ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के अंदर हमें क्या करना है, उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलकर भी तो काम कराना है। सपोज मैनेजमेंट कर लिया हमने, 1 2 3 क्या बना दिया हमने, डिपार्टमेंट बना दिए। अब ये जो 3 डिपार्टमेंट है ना, ये एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे, तो मैनेजमेंट तो हो गया ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ पाया। तो मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन
के अंदर मैनेजमेंट ले आओ, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन लाना क्या है सबसे ज्यादा जरूरी अच्छे मैनेजमेंट के लिए। कोऑर्डिनेशन मींस इंटीग्रेटिंग और ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि किसी भी एंटरप्राइज की डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करना है, आपको एक साथ लाना है। अब कोऑर्डिनेशन के फीचर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, जो लोग ग्रुप में काम करते हैं उनको क्या करता है, मिलजुल कर काम करने पे मजबूर करता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी कि जो भी एफर्ट्स लोग ले रहे हैं उनमें क्या होगी, यूनिटी होगी, एक एम होगा। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो 1000 यूनिट बना के बैठा है, लेकिन जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने रॉ मटेरियल खरीदा केवल 500 यूनिट का। तो यार ये तो बीच में दिक्कत हो गई ना, इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं किया। तो इन्हें क्या करना है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 यूनिट बनाना चाहता है तो क्या करना है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है या परचेज डिपार्टमेंट है उसको क्या करना है, 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल खरीदना है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अब जो मैनेजमेंट है वो भी कॉन्टिन्यूस है तो कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए। इसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन का परवेसिव यानी कि यूनिवर्सल, कोऑर्डिनेशन जहां पर भी लगेगा सेम तरीके से लगने वाला है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सपोज ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 यूनिट बनाता है, सेल्स डिपार्टमेंट केवल 500 यूनिट को क्या करता है, सेल करता है। अब 500 यूनिट का क्या होगा, 500 यूनिट तो हमारी बेकार हो गई ना, बिना फालतू की बन गई। तो क्या होता है, इन दोनों को सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जब ही हम क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन हर किसी को करना होता है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन यानी कि कोऑर्डिनेशन एक डायरेक्शन में नहीं हर डायरेक्शन में काम करता है। कोऑर्डिनेशन को एम्प्लॉइज को लगवाना पड़ता है। जैसे सपोज ये एक इंसान है, इसने सोचा, ये दूसरा इंसान है, इसने सोचा कि मैं इसके साथ कोऑर्डिनेशन करूंगा, इसने सोचा मैं इसके साथ कोऑर्डिनेशन करूंगा। अब यहां पे क्या हुआ, इन्होंने बस सोचा, कोऑर्डिनेशन किया नहीं। तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन को अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना है तो आपको खुद से उसे लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन अपने आप लग जाए। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है। अगर कोई भी चीज को आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई को आपको करना पड़ेगा, तो क्या होगा, डेलिब्रेट फंक्शन है, यानी कि कोऑर्डिनेशन खुद से नहीं लगता, इसको आपको लगाना पड़ता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, ग्रोथ इन साइज। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है तो वहां पे तो और ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। ये क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंट, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए जिनका काम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। वो कौन करता है, वो करता है हमारे लिए कोऑर्डिनेशन। इसके बाद स्पेशलाइजेशन। अब देखो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये जो इंसान है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, इसको सेल करना आता है। अब ये इसको सेल करना आता है तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है, ये तो बेकार हो गया। इसीलिए जिसकी जहां स्पेशलाइजेशन है वो क्या करेगा, उसी फील्ड में काम करेगा। वो किसके थ्रू पॉसिबल है, वो है कोऑर्डिनेशन के थ्रू पॉसिबल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट को अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन को भी लाना पड़ेगा। इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के ऑल सारे के सारे फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कोऑर्डिनेशन को आपको लाना पड़ेगा। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, यानी कि ये क्या लिखा है, ऑल, हर लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल पे चाहिए, मिडिल लेवल पे चाहिए और लोअर लेवल, हर लेवल पे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट भी कुछ नहीं है।